लिख लिया, सबका हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए अपन ने सेपरेटली लिया इसको। चलो आगे बढ़ू। रिवर्सल ऑफ एनपीए, रिवर्सल ऑफ एनपीए, आर यू रेडी? ठीक है, रिवर्सल ऑफ इनकम, सॉरी दिस इज रिवर्सल ऑफ इनकम। अभी हमने सीखा कि इनकम कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, है ना। अब हम देखेंगे कि इनकम को रिवर्स कब करना होता है, क्या ऐसे एक्सेप्शनल सिनेरियो होते हैं जहां पे इनकम को रिवर्स करना होता है। इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल्स परचेज, अगर कोई एडवांस है इंक्लूडिंग बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, ठीक है, कोई भी एडवांस है चाहे वो बिल्स परचेज डिस्काउंटेड ही क्यों ना हो, एनपीए बन जाता है एज एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर। कोई भी साल खत्म होने तक वो एडवांस क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। द एंटायर इंटरेस्ट accrued and credited to the income account in the past periods should be reversed or provided for if the same is not realized। सही है ना भाई। अगर मान लो विजय माल्या से पैसा लेना था, वो बन गया एनपीए। विजय माल्या के नाम पे आपने जो भी इनकम क्रेडिट कर रखी है काय में, पीएनएल में, ये साल में या पिछले सालों में, तो आपका काम क्या है, उसको रिवर्स करना। क्या करना है, या तो रिवर्स करो। अब रिवर्स करना पॉसिबल होता है क्या, पिछले साल का स्पेसिफिकली, इस साल का तो रिवर्स कर देगी। पिछले साल की बुक्स क्लोज हो गई ना, उसको क्या नाम से रिवर्स करेगी, कोई एरर ओमिशन थोड़ी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके लिए वो और करके लिख देता है, या तो रिवर्स कर दे या फिर प्रोविजन क्रिएट कर दे। एकदम लॉजिकल पॉइंट है, अकाउंट्स में यही करते ना अपन। जब रिकवरी सर्टन नहीं रहती तो जो भी अप्रूव किया है उसका प्रोविजन मार देते हैं, सिंपल। ये पहला पॉइंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, फीस एंड सिमिलर इनकम दैट हैव अक्रूड should cease to accrue in the current period and should be reversed for with respect to past periods if uncollected। एनपीए के केस में एक तो हो गई सर इंटरेस्ट इनकम। देखो ऊपर वाली जो बात थी ना, वो काय की थी, इंटरेस्ट के अलावा कोई बात थी के ऊपर नहीं, नीचे काय की बात किया। इन्हीं एनपीए के केस में इंटरेस्ट तो छोड़ो, इंटरेस्ट तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन अगर आपने कोई फीस या कोई सिमिलर दूसरी इनकम आपने इन एनपीए के नाम पे अक्रू करी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। मतलब सर नट शेल में बात करिए तो एनपीए से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, एनपीए से जुड़ी हुई फीस, एनपीए से जुड़ी हुई कोई भी अदर इनकम आपने अगर अक्रू कर रखी है, तो आपको या तो रिवर्स करना है या फिर उसको प्रोविजन डालना है, अगर वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फीस या एनी अदर इनकम इज अनकलेक्टेड। क्योंकि एनपीए हो गया मतलब रीजनेबल सर्टेनिटी भी अब नहीं है कि अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा, ये सर्टेनिटी अपने को बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एडवांस है जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो भी इसका रिवर्स होगा कि नहीं होगा, होगा सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी, इनकम है ये, इनकम किसी को बख्शता नहीं है, चाहे वो किसी ने भी एडवांस क्यों ना दे रखा हो, भले ही वो एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी क्यों ना किया हो, लेकिन इनकम आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटीड एडवांस है, तो उस केस में आप उसको एनपीए मत बोलना, उसको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड डी1 डी2 वगैरह में मत डालना, उसको हर बार स्टैंडर्ड एसेट बोलना। ये हो गया एसेट क्लासिफिकेशन बेटा। लेकिन फॉर इनकम पर्पसेस आप इनकम रिकॉग्नाइज मत करना, किए होंगे तो रिवर्स कर देंगे, कोई डाउट। मतलब इनकम में कोई भेदभाव है क्या, है। एसेट क्लासिफिकेशन में भेदभाव है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटीड है तो उसको तू एनपीए मत करना, लेकिन वही अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आम आदमी कैसा ट्रीट करना, स्टेट गवर्नमेंट एकदम नालायक। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? 2 पॉइंट हो गए। सी पॉइंट पढ़ बोला दिव्या। है ना। अब ये हम लोग बात कर रहे रिवर्सल की केसेस की, कि सर कब कब हमें इनकम रिवर्स करना पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न वही आएगा, मैंने बोला कि मैं आपको पूरे 15-20 क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक में है वो आईसीआई के क्वेश्चन है, जो मैं दूंगा ये मेरे क्वेश्चन है, दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होगा तो आपका इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप होगा। तो दो तो एनपीए की रिवर्सल हो गए। अब ये नॉर्मल रिवर्सल है कि कोई अगर इनकम आपने गलत रिकॉग्नाइज कर दी, तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, उसको भैया रिवर्स कर देना। सेम है कि अगर कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम है
तो इट शुड बी रिवर्स इन द करंट ईयर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये अपनी एरर ओमिशन वाली बात आ गई। ठीक है, चौथा पढ़ मी का। हाँ, मतलब क्या है चौथा पॉइंट का? देखो क्या बोला उन्होंने, एनी लार्ज डेबिट इन इंटरेस्ट इनकम, इसका मतलब क्या होगा मी का? नहीं, मैं बताता, देखो ये टी फॉर्मेट है। नॉर्मली अगर ये इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट है तो यहाँ पे सब क्रेडिट होना चाहिए। यस, लेकिन एक लार्ज डेबिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लार्ज डेबिट दिख रहा है। अब इंटरेस्ट इनकम में डेबिट कैसे हो सकता है? उसका इंक्वायरी करना पड़ेगा, और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो रिवर्सल नहीं होना चाहिए। समझा? कभी कभी बैंक अपनी इनकम डिफ्लेट करने के लिए फेक रिवर्सल पार्ट कर सकती है। समझा? ये अपना फोर्थ पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? 30 सेकेंड्स लो, ये चारों पॉइंट फटाफट फटाफट लर्न करो, और नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में ये चारों पॉइंट फटाफट एसएनडब्ल्यू करो। इस चैप्टर की पूरी नोट्स आपको बनानी है। मैंने पहले ही बोला था टेस्ट के पहले वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लर्न करके बनानी है। तो उसको सेकंड रिवीजन करके आप बनाना, क्वेश्चन मत लिखना, वो मैं दे दूंगा। चलो फटाफट लर्न करो जल्दी। दो पॉइंट एनपीए के है, सिंपल सिंपल से। एक पॉइंट नॉर्मल है कि अगर कोई गलत रिकॉग्नाइज किया है तो उसको रिवर्स कर देना, और एक पॉइंट का अगर कोई अनएक्सप्लेन लार्ज डेबिट है इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में तो फिर उसको आपको देखना पड़ेगा। हेलो, जल्दी अमाउंट कितना डालना है? कितना डालू? तू मेरे को अमाउंट बोल, मैं उतना डालता। मैं क्लास में हो भी। हाँ ठीक है, बाय। मेरे तेरा तेरा क्या बोलना है? तेरा बोलना है वो प्री ओपनिंग में नहीं निकलना है, ऐसा बोलना है क्या तेरा? नहीं तो क्या रखना है क्या? चल देखता हूँ। लिखो ना फटाफट।
लिख लिया। देखो सेकेंड पॉइंट फिर से बताता हूँ, ये दोनों पॉइंट सेम है एनपीए के, कि अगर आपने कोई एसेट आपका है, कोई डेटर है जो एनपीए में चला गया, तो क्या आपको उससे कोई इनकम मिलने वाली है क्या? तो आप उसकी इनकम अक्रू करके कुछ कर पाओगे क्या? एज 9 में क्या बोलता है कि देयर शुड बी अल्टीमेट कलेक्शन सर्टेनिटी, आपको है क्या? नहीं। तो अगर कोई इंटरेस्ट आपने अक्रू किया है तो उसको आपको करना है रिवर्स, या फिर आपको उसका प्रोविजन बनाना है। दूसरे पॉइंट में अगर एनपीए के केस में सेम, अगर आपने कोई फीस या कोई सिमिलर इनकम आपने अक्रू करी है तो उसको भी क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ू। अब आता है अगला कंसेप्ट टेक आउट फाइनेंस का। टेक आउट फाइनेंस देखो बहुत सिंपल है। होता क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो होते हैं स्पेसिफिकली डिफेंस से जुड़े हुए, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, 10 साल 15 साल इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। क्या होता है, ये प्रोजेक्ट को फंड करना किसी भी बैंक के लिए आसान नहीं होता। इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट आते हैं तो ये कोई ना कोई शॉर्ट कमर्शियल बैंक से ये लोग लोन लेते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या पर्पज से लोन देता है कि अपन इनिशियल 1 2 साल 3 साल की कमाई कर लेंगे, फिर अपन ढूंढेंगे कोई दूसरा बकरा जिसको अपन ये लोन चिपका दे। देखो बोर्ड की तरफ देखना, ये मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, सबका ध्यान रहने देना सिर्फ। हाँ, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। ये लोग गए एसबीआई के पास में, ठीक है, एसबीआई ने इनको इनिशियली लोन दे दिया। मान लो एसबीआई ने इनको लोन दिया 10,000 करोड़ का, ठीक है, लेकिन ये लोन का टर्म था 20 ईयर्स। कितना था? अब एसबीआई बोलता है इतने लंबे समय के लिए मेरे को रहना नहीं है। ये एसबीआई को टाइम जीरो पे पता था कि मेरे को नहीं रहना है। एसबीआई ने क्या बोला, चल ठीक है एक काम करते हैं, लोन दे देते हैं, 2 3 साल का इंटरेस्ट कमा लेते हैं, जब तक साइड में कोई दूसरा बकरा ढूंढते हैं। अब सुनो क्या हुआ। अब यहाँ पे एक बैंक थी IDBI, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। इनका काम ही है कि ऐसे बड़े बड़े लोन को फाइनेंस करना। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके मान लो एम्प्लॉयज इधर ले होंगे, डायरेक्टली इसके पास कस्टमर नहीं आया। कस्टमर किसके पास में गया? एसबीआई के पास में। अब एसबीआई ने क्या किया, इसको अप्रोच किया 3 साल बाद कि ऐसे तो मेरे पास एक लोन है जो तेरे कैटेगरी का लोन है, तू मेरे से ये लोन खरीद ले। उसको बोलते टेक आउट फाइनेंस। टेक मी आउट, मेरे को बाहर कर दे और तू मेरा फाइनेंस रख ले। लोन का दूसरा नाम फाइनेंस भी होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने एग्री कर लिया, तो ये जो लोन इसको था वो लोन पूरा इधर ट्रांसफर हो गया। समझा? ये छोटा सा कंसेप्ट है टेक आउट फाइनेंस। समझ में आई बात? देखो, a takeout loan is a method of financing whereby a loan that is procured later is used to replace the initial loan। एक लोन आपने बाद में प्रोक्योर किया, और वो लोन क्यों प्रोक्योर किया? ताकि इनिशियल लोन को आप रिप्लेस कर पाओ। समझ में आया क्या? यहाँ पे साइड में मार्जिन में बनाओ ट्रायंगल, ऐसा बनाओ। यहाँ पे लिखो आईपी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ पे लिखो 10,000 करोड़, करेक्ट है। इधर लिखो आप एसबीआई, और एसबीआई ने किसको दिया? IDBI। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेक आउट लोन। जब एक लोन आप बाद में प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योर्ड लेटर, और वो क्यों करते हो? इनिशियल लोन को रिप्लेस करने के। A takeout loan is a method of financing whereby a loan that is procured later is used to replace the initial loan। ठीक है, ये क्या मेथड है फाइनेंसिंग की, कि आप एक लोन प्रोक्योर करते हो लेटर, मतलब बाद में, क्यों? ताकि इनिशियल लोन को आप रिप्लेस कर पाओ। मतलब आपने लेटर कौन सा लोन लिया? ये वाला लोन लेटर लिया ना, एसबीआई से आईडीबीआई ने जो लोन लिया, राइट, ये लोन लिया क्यों लिया? ताकि ये वाला लोन रिप्लेस हो जाए, और अब अल्टीमेटली कौन सा लोन बचेगा? डायरेक्टली ये वाला। समझ में आया? ये डायग्राम के थ्रू कभी भी आप आगे रिवाइज करोगे फ्यूचर में तो इसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा। टेक आउट फाइनेंस क्या बोलते हैं? मोर स्पेसिफिकली बात करें तो अ टेक आउट लोन या फिर टेक आउट फाइनेंसिंग इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। बराबर है ना, 20 साल का लोन रहता है। That the lender promises to provide at a particular date or when a particular criteria for completion of a project are met। यहाँ पे lender मतलब एसबीआई।
लेंडर मतलब एसबीआई, इनिशियल लेंडर। तो जब इनिशियली आपने 20 साल का लोन दिया तो आपने पहले ही आप सामने वाले को बोल देते हो कि भैया 3 साल मैं रखूंगा लोन, उसके बाद में मैं 3 साल तक किसी ना किसी को ढूंढ के तेरा लोन ट्रांसफर कर दूंगा। या फिर दूसरा क्या होता है गौरांग की, वो बोलता है कि अगर जब तक तेरा पहला स्लैब बन गया, जिस दिन तेरा पहला स्लैब बन गया मैं निकल जाऊंगा और मैं ये लोन किसी को ट्रांसफर कर दूंगा। तो या तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर लेंडर प्रॉमिस किया कि एक पर्टिकुलर डेट पे मैं ये लोन से निकल जाऊं। क्लियर है, कोई डाउट है? तो व्हाट इज टेकआउट लोन? और टेकआउट लोन is a method of financing in which a loan is procured at a later date to replace the initial loan. ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा, in such type of loan lender promises to give the loan for a particular period of time, or when a particular criteria of construction is met, after which the loan is transferred to another bank. ये अपनी भाषा का लैंग्वेज है, समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया एकदम, ठीक है। ये हो गया टेक आउट लोन। यहाँ तक किसी को अड़चन है क्या? ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हो, उसको लिख दोगे। टेक आउट लोन्स आर कॉमनली यूज इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। काय में यूज होते हैं? तो देखो आप अपनी बुक में नंबरिंग करो, ये है पहला, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक है 2 नंबर, फिर यहां से यहां तक है 3 नंबर। 3 पॉइंट ऐसे समझ में आ रहा क्या? टेकआउट लोन एग्जाम में आया पहला, टेकआउट लोन एक मेथड ऑफ प्रोक्योर लेटर टू रिप्लेस इनिशियल लोन। बोलो वापस से एक और बार। फिर आप तीसरा वाला पहले ही बोल दो, ठीक है। जनरली टेकन फॉर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। बोलो पहला वाला, दूसरा वाला, वापस से पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा सिंपल है कि lender promises to give the loan for a short period of time or till a particular criteria is met. बोलो lender promises to give the loan for a short period of time or when a particular criteria is met, after which the loan is transferred to another bank. ये हो गया आपका टेकआउट लोन, यहां तक खत्म हो गया। अब बात करेंगे इसकी ऑडिट की। In case of takeout finance, if based on record of recovery, the account is classified by the lending bank as NPA. जो lending bank है मतलब SBI, जो बीच वाली बैंक है, अगर ये बोलती है कि ये जो फिनेंस है ये हो गया NPA, क्या हो गया? तो it should not recognize income unless realized from borrower or by taking over institution. ठीक है, आपको जब तक रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक बोरोवर वो पैसा देता नहीं है या टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन को पैसा मिल नहीं गया। ठीक है, होता क्या है ना, ये लोन एकदम से नहीं छूटता भैया कि आपने आज बोला कल आपने पेपर दीजिए काम हो गया, नहीं। ये क्या होता है, 2-3 साल ट्रांजिशन में रहता है, मतलब दोनों तीनों साल आप पकड़ लो, ये कॉन्सोर्शियम ऑफ एडवांसेस टाइप। ठीक है, होता क्या है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ सालों तक ये चलता है। टाइमलाइन कैसे बनती है देखो, बोर्ड पे देखो अच्छे से, ये दिख रहा, यहाँ पे एसबीआई ने लोन दिया था, यहाँ तक एसबीआई था, यहाँ पे आईडीबीआई आया। ठीक है, अभी यहाँ तक ये दोनों रहेंगे क्योंकि इतना फटाफट ट्रांजेक्शन थोड़ी होता है। तो ये पीरियड में क्या होता है, एसबीआई लेता है और आईडीबीआई को देता है, ये इंटरेस्ट लेगा कस्टमर से और आईडीबीआई को देगा क्योंकि ये सिर्फ बिचौलिया है। फिर यहाँ कहीं जाके पूरा लोन आईडीबीआई को ट्रांसफर हो जाए। समझ में आ रही के बाद, क्योंकि 20 साल का टर्म है, 3 साल एसबीआई थी, उसके बाद में 3 साल दोनों थे जिसमें एसबीआई सिर्फ एक एजेंट थी, और फिर उसके बाद में 7वें साल से सिर्फ आईडीबीआई। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? तो बोल रहा है कि इसमें अगर लेंडिंग बैंक मतलब एसबीआई जिसने ओरिजिनल लेंड किया था वो बोलता है कि सामने वाली चीज एनपीए हो गई है,
क्या हो गई है? तो आप उसके ऊपर इनकम अक्रू करो मत जब तक वो रियलाइज नहीं होती। कोई डाउट है क्या? 4 पॉइंट आंसर क्लियर हुआ क्या टेकआउट फाइनेंस का? पहला क्या है, दूसरा क्या है? टेकन फॉर, बोलना भाई, टेकन फॉर, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, lender promises to give a short term loan or till a particular criteria is met after which the loan is, उसके बाद में if lending bank classify it is as an NPA don't record income unless it is realized। सिंपल, 20 सेकेंड लो, लर्न करो फटाफट। और उसके बाद में वो ऑब्जेक्टिव डब्ल्यू पढ़ो जल्दी जल्दी। क्लास में हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, बाय। ऑब्जेक्टिव टेकआउट फाइनेंस की क्या है? टू एक्सपांड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू एंटिटीज। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एंटिटीज आए, नए लोग उसमें एंटर करें। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है टेकआउट फाइनेंस का, जो कि बड़े टेन्योर के लोन है। आप कब तक वो लोन संभालोगे? तो पूरे 20 साल के टेन्योर में 2 से 3 बैंक लोन शिफ्ट करती है। टू एड्रेस सेक्टोरल ग्रुप एंटिटीज एक्सपोजर इश्यूज एक्सेट्रा। क्या होता था, जिसको 20 साल का लोन चाहिए उसको कोई भी एक बैंक 20 साल का लोन दे सकती क्या? तो उनको लोन देता ही नहीं था कोई। अरे बैंक का एक्सपोजर है ना भाई, 5 साल सब कुछ ठीक रहा, 6वें साल से मान लो वो ब्रिज गिर गया, बैंक का पैसा कौन देगा? तो कोई बैंक उसमें हाथ डालती नहीं थी। फिर सरकार ने टेकआउट फाइनेंस कुछ कुछ बैंक को कंपलसरी किया है कि अगर आप साल में 100 लोन दे रहे हो, 100 में से 10 लोन टेकआउट फाइनेंस के होने चाहिए। ठीक है, तब जाके बैंकों ने ये समझा कि हाँ ठीक है, हम 20 साल का लोन नहीं देंगे, हम 5 साल का देंगे, 5 साल का आदमी किसी को शिफ्ट कर देंगे। तो तेरा एक्सपोजर 5 साल का ही है, किसी और का नेक्स्ट 5 साल का है, किसी और का नेक्स्ट। तेरा प्रॉब्लम वही था ना कि 20 साल मैं पूरा नहीं झेलूंगा, खत्म बात। टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टेन्योर डेट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स। जो लॉन्ग टेनर डेट फाइनेंस है, वैसे प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करना, वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स अवेलेबल करवाना, ये ऑब्जेक्टिव है टेक आउट फाइनेंस। ठीक है, क्लियर है? आप फटाफट इसका SNW कर लो तो ये वर्डिंग्स आपको थोड़े से बेटर हो जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। हाँ, अगर टेक आउट से क्वेश्चन आया तो पहले 4 पॉइंट लिखेंगे, बाद में ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। लिखो जल्दी जल्दी।
लिख लिया। अब आ जाओ मेमोरेंडम अकाउंट्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये टेक आउट फाइनेंस यही तक था, टेक आउट फाइनेंस इज फिनिश्ड नाउ। नाउ इट इज अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट, इट कम्स रिपीटेडली इन एमसीक्यूज, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ना नंदीश, सब लोग साथ में पढ़ेंगे अपनी अपनी किताब में। On an account turning NPA, banks should reverse the interest already charged and not collected by debiting P&L account and stop further application of interest. ये तो अपन पहले से देख रहे हैं यार, बार बार के एक ही बात बोल रहे हो। करेक्ट ना, एनपीए है तो हम इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जो रिकॉग्नाइज उसको रिवर्स कर देंगे तो प्रोविजन मार देंगे, खत्म बात, क्लियर है। तो कब से बोल रहे हैं अपन चीज, लेकिन इसके आगे कंसेप्ट लाता है मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट क्या बोलता है कि तुम इंटरेस्ट मत रिकॉग्नाइज करो, वो एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, लेकिन मान लो, सब लोग ध्यान दो, सो मत, सुनो, मान लो 1 अप्रैल से वो एनपीए हो गया, अभी 2 साल वो एनपीए कैटेगरी में था, आप क्या बोलोगे, सर आपने बोला इंटरेस्ट मत चार्ज करो, कुछ मत करो, आपने 2 साल तो कुछ भी नहीं किया। अब 2 साल के बाद में उसके सपने में भगवान आए, बोले गलत बात, पहले इनके पैसे दे गए, वो आया बैंक में, बताओ मेरा क्या हिसाब है, देख आपने क्या बोला, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, इतना पे करना है, बोले ब्याज 2 साल का ब्याज भी तो दूंगा ना, कैसा एम्प्लॉय है तू, बोले हाँ ब्याज भी दोगे। वो अब पहली खोला उसने अपना सॉफ्टवेयर खोला, उसको ब्याज ही नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा ब्याज, क्योंकि अप्रूव ही नहीं किया है। तो वहां पे कैसे करोगे आप, कैलकुलेटर लेके बैठोगे क्या। इसलिए बैंक में एक कंसेप्ट होता है मेमोरेंडम अकाउंट, ये आज भी विजय माल्या का चल रहा होगा। मेमोरेंडम अकाउंट क्या बोलता है कि अज्यूम करो कि वो एनपीए था ही नहीं, तो एक साइड में बुक्स मेंटेन करो जो आपके रियल पीएनएल में नहीं आएंगे, एक डमी डमी बुक ओपन करो और उसमें इंटरेस्ट डालते जाओ, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स, जस्ट फॉर मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, आप डालते जाओ, ठीक है। कल अगर भूला भटका कुछ रिकवरी हो रही है तो अपन बोल नहीं सकते कि इसका इतना ब्याज होता है। आगे बढ़, However, banks may continue to record such accrued interest in the memorandum account in their books for control purposes. कंट्रोल पर्पसेस के लिए आप ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो एज अ मेमोरेंडम अकाउंट। प्लीज नोट दिस थिंग, अगर आपको फाउंडेशन में नहीं सिखाया तो मैं बता रहा हूँ, मेमोरेंडम अकाउंट्स आर नॉट रियल अकाउंट्स, these are dummy fake accounts, just maintained for control purposes, just for internal control, they have no other purposes। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठ के ये मत सोचना कि वो इंटरेस्ट पीएनएल में जाने वाला है, नहीं, वो मेमोरेंडम अकाउंट है, वो सिर्फ कंट्रोल के लिए बना रहे हैं अपन, वो डमी है, वो पीएनएल में नहीं जाने वाला है, समझ गया, ठीक है। तो हाउएवर बैंक्स में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच अक्रूड इंटरेस्ट, कब कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी, मेमोरेंडम अकाउंट में, क्यों चीज किसके लिए, कंट्रोल पर्पसेस के लिए। आगे, for the purpose of computing gross advances, interest recorded in the memorandum account should not be taken into account। बराबर बात है, जो भी इंटरेस्ट तुमने मेमोरेंडम अकाउंट में रिकॉर्ड किया है वो कोई भी पर्पस के लिए तुम मत लेना, क्लियर है, ठीक है ना। कभी भी अभी मान लो आज एसबीआई में चला गया आरबीआई का कोई व्यक्ति, तो बोलता बताओ विजय माल्या से कितना ब्याज लेना है, बताओ आपको अभी अभी के भी जानना है, तो वो क्या करेगा, मेमोरेंडम अकाउंट ओपन करेगा, उसमें आज तक विजय माल्या का कितना ब्याज हुआ है जो उसने पे नहीं किया है वो उसको दिखेगा, क्लियर है, जस्ट फॉर कंट्रोल पर्पस। अच्छा कंसेप्ट है ना, बढ़िया कंसेप्ट है ना, ठीक है, पढ़ लो एक बार जल्दी से। मेमोरेंडम अकाउंट, टेक आउट फाइनेंस हुआ, उसमें 4 पॉइंट थे, 3 ऑब्जेक्टिव थे, फिर आए हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट में। चला, ठीक है। अब देखो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक बार सिर्फ इसकी शक्ल देखो, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बारीक सा पॉइंट है ये, 3 तरह की इंटर इनकम है, अदर इनकम बोल के जो आती है पीएनएल में, हाँ, इतने बार पूछते ये लोग पागल के जैसा, जिसकी हद नहीं। आपको पता है वो एडवांसेस के अपन ने पढ़े थे ऑडिट, और फिर पढ़े थे अपन ने उसका इंटरनल कंट्रोल, 2 क्वेश्चन मैंने बोला स्वैप मत कर देना, ऑडिट के अलग पॉइंट थे और ऑडिट के इंटरनल कंट्रोल के, आई के एडवांसेस को ऑडिट करने के पॉइंट्स अलग थे, एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के पॉइंट्स अलग थे, जाके देख लो, देख लो देख लो, समझे, दिखे, ये है ना, इंटरनल कंट्रोल में उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना, ठीक है, उसके टर्म्स ऑफ सैंक्शन, अगर शेयर डिबेंचर लिए तो उसको ओनरशिप ट्रांसफर करना, कोई और चीज है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करना,
फिर 3 पॉइंट ड्राइंग पावर के थे, करेक्ट है। इसके वो उन्होंने क्वेश्चन हार्डली एक आधा पूछा। कितना इंपॉर्टेंट है ये, वो पागल के जैसा यही चीज 12 पूछते हैं। कितने बार, पिछले 6-7 अटेम्प्ट में 3 बार आ गए, 4 मार्क, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो लेवल बना के रखा हूँ एग्जाम को। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, चलो लर्न करते इसको। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बैंक ने इन्वेस्टमेंट करी, पहले कंसेप्ट समझो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बैंक का इन्वेस्टमेंट क्या क्या हुआ, कोई शेयर में पैसा डाल दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग डे पे समझाया था कि बैंक ने डिपॉजिट लिया, एफडी ली, उस पर 7% का ब्याज दिया। बैंक इस पैसे को लेता है, फिर किसी को लोन देता है, और जो पैसा बच गया वो पैसा बैंक करता है इन्वेस्ट। वो इन्वेस्टमेंट की इनकम क्या क्या होगी वो प्रश्न है, समझा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक काय में करेगा, कोई म्यूचुअल फंड में कर देगा, कोई कंपनी के शेयर में कर देगा, बॉन्ड्स में करेगा, डिवेंचर में करेगा, यस, किसी को इंटर कॉर्पोरेट लोन में, कुछ भी ऐसा कर देगा। तो इनकम, इंटरेस्ट इनकम होगी उसकी, क्या होगी, होती ना बॉन्ड डिवेंचर पे इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, पढ़ो भैया अथर्वा। Interest income on investment. This includes all income derived from government securities, bonds, and debentures of corporate. है ना, आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाला है तो आपको उससे ब्याज मिलेगा, कोई बॉन्ड में पैसा डाला उससे ब्याज नहीं मिलेगा, कोई कंपनी के डिबेंचर लिए तो डिबेंचर पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, And other investment by way of interest and dividend, except income earned by way of dividend taxation. ठीक है, ये डिविडेंड यहाँ पे काट दो। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की बात करिए, हमें इंटरेस्ट इनकम की बात करनी है, राइट। तो आपने जीसेक में डाला पैसा, आपने बॉन्ड्स में डाला पैसा, आपने डिबेंचर में डाला पैसा, या आपने अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला जिसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपकी हो गई इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सिंपल। तो इसमें बेसिकली आपको बताना ही है कि मेरे को इंटरेस्ट इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो कहाँ कहाँ से हो सकती है, जीसेक, बॉन्ड्स, डिवेंचर और अदर इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट, दूसरा पढ़ गौरांग। Profit or sale of investments. Investments are debt in source of banking activity, and hence the net profit or loss on the sale of investment is taken to profit and loss. है ना, एक और आपकी इनकम हो सकती है इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट और सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, आपने 100 रुपए में खरीदे, आपने उसको 200 में बेचा, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर शेयर, यस। तो ये है प्रॉफिट ऑन सेल, बराबर बात है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स आर डेल्ट इन द कोर्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी एंड हेंस द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन टू पीएनएल। जो भी आपका नेट प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हुआ है वो कहा जाता है अपना पीएनएल में, और पीएनएल में जाएगा ना, कोई रिजर्व में थोड़ी जाएगा। फिर उसके बाद में समर्थ, रीवैल्यूएशन ऑफ, मतलब आपने बेचा नहीं है, आपके पास में रिलायंस के शेयर्स है, 31 मार्च में उसका जो भी वैल्यू होगा, 100 रुपए का शेयर 200 पे हो गया, 100 रुपए का शेयर 50 पे हो गया, आपको उसको करना पड़ता है रीवैल्यू। तो इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, पढ़ो। In terms of guidelines issued by RBI, investments are to be valued at periodical intervals, and depreciation or appreciation in valuation should be recognized and taken to profit and loss. है ना, आरबीआई क्या बोलती है, पीरियोडिक इंटरवल्स में आपको देखना है कि आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्या है, और एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है, जो भी है आपको वो रिकॉर्ड करना है, और वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप कहा ले जाओगे, पीएनएल में। ये 3 तरीके से आपको इनकम होती है। एक तो आपको ब्याज की इनकम हो गई, नंबर 1, दूसरी आपने बेचा तो बेचने से आपको इनकम या नुकसान हुआ, और तीसरा आपको रीवैल्यूएशन पे उसका प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसको बहुत बार स्टार कर दो, आईसीआई का रिकॉर्ड है, अगर वो कोई चीज पे लग जाए तो पागल के जैसा उसको ही पूछते रहता है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर इज टू बी शोन अंडर 3 ब्रॉड हेड्स। आप लोग ये करके आए क्या, मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए, ये पढ़ के आए सब लोग। ठीक है, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा के बैंक ऑडिट के, सिर्फ वो 2 क्वेश्चन आपको लर्न करके आना है, बाकी आपका जो सब्जेक्ट का जो भी है, जो टेस्ट है वो सब करना। सिर्फ 2 छोटे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको लर्न करके आने हैं। कल हम लोग पहले वो 2 क्वेश्चन पे टेस्ट लेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। टेस्ट मतलब एक कैजुअल टेस्ट, कोई मार्क्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ वो 2 क्वेश्चन, ऐसा अपन ने आज करके आया ना, वैसा वो 2 क्वेश्चन सब लोग याद से लर्न करके आए। चलो, वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, ऑडिट ऑफ एडवांसेस और ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, वो दोनों ही आंसर आप लर्न करके आओगे। ठीक है, चलो अब दूसरा आपका एक होमवर्क है,
कि ये जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट है ये अपन पहले एक बार आज भी फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। परीक्षित आप पढ़ो इंटरेस्ट एक्सपेंस, मी का आप पढ़ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसी का आप पढ़ना प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। पढ़ो परीक्षित। Interest expense was interest on deposit. अरे आपने एफडी ली, बैंक ने एफडी एक्सेप्ट करी, तो एफडी पे क्या देगा? तो बैंक का खर्चा है ब्याज। दूसरा Interest on Reserve Bank of India interbank borrowings. मतलब आपने आरबीआई से लोन लिया तो आरबीआई को ब्याज देना पड़ेगा। आपने एयू बैंक ने एसबीआई से लोन लिया तो उसको एसबीआई को ब्याज देना पड़ेगा। आगे अगर दूसरा कोई भी आपका अगर ब्याज है, मान लो बैंक ने डिबेंचर अपने इशू करे कुछ किया तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। पढ़ो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना, बैंक के देखते ना अपने एम्प्लॉय, कुछ भी काम रहा मिश्रा जी से मिलो, वो बोलते शर्मा जी से मिलो, इन एम्प्लॉयज को पेमेंट भी करना पड़ता है। बैठते तो सही ना वो, तो पेमेंट टू एम्प्लॉयज या फिर उन एम्प्लॉयज के लिए प्रोविजन, ये अपनी प्रोविजन क्या है याशी? ग्रेचुटी, पेंशन, दुनिया भर के प्रोविजन भी करना पड़ता है उनके। ठीक है, ओके। सारी बैंक जितनी भी ब्रांचेस बैंक की होती है ना, वो सब बैंक के ब्रांच होते हैं भाड़े पे। ये आरबीआई का रूल है। ठीक है, ये मेरे को रिसेंटली मालूम पड़ा। कोई दूसरे एक फ्रेंड था, उसका कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स वो लोग रेंट पे दे रहे थे, तो ऐसी ही मेरी मैंने बोला कि यार तुम ये ऊपर का फ्लोर तो पूरा सेल आउट ही कर दो। तब आप जब थोड़ा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा आरबीआई का रूल है, नो बैंक इन इंडिया can buy any premises for any branch, they can only buy premises for head office। तो ये आप देखते हैं ना, आदर्श कॉलोनी ब्रांच, गौरक्षण रोड ब्रांच, ये ब्रांच वो ब्रांच, ये सब बैंक सिर्फ भाड़े पे ले सकता है, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहती कि आप दुनिया भर का पैसा, आपके पास में लिक्विड पैसा होना चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन, फॉर डूइंग योर ऑपरेटिंग चीज। अगर आप 10-10 लाख की 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदते रहोगे, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा लोगों को लोन देने के लिए। तो आपको रेंट के तौर पे काम करना है, रेंट, टैक्सेस और लाइटिंग। लाइटिंग मेरे को मालूम नहीं, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगा भाई, और क्या होगा? ठीक है, और टैक्सेस म्यूनसिपालिटी के टैक्स वैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी, पासबुक जा जाके प्रिंट कराते अपन। ठीक है, अभी तो यूपीआई का जमाना है, स्टेटमेंट निकलता 1000 पन्नों का, 10 रुपए चाय वाले को दिया, 7 रुपए चाय वाले को दिया। यस, बैंक देती ही नहीं, सब बैंकों ने बंद कर दिया प्रिंट आउट देना। आपको अगर चाहिए तो बैंक आपका मेल आईडी लिख देती है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली सब कुछ मोबाइल बैंकिंग में होता है, लेकिन कोई जिसको नहीं आता तो वो बैंक में जाता, तो बैंक बोलती है तुमचा ईमेल आईडी लिया, तुम्हारा मेल पाठवू। ठीक है, आपको पीडीएफ आ जाएगा मेल पे, वो पीडीएफ आप कर रहे ना प्रिंट, आपको जो कर रहे हैं करना है। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, रबर, पेन, पेंसिल। आगे करती ना, दुनिया भर के स्पॉन्सरशिप देते हैं लोग, एसबीआई वाले, ये वाले सब, तो ये एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के खर्चे में जाता है। आगे ये तो तुमको पता ही है, जो भी बैंक की प्रॉपर्टी है, जो हेड ऑफिस वगैरह जो उनके नाम पे होंगे, उनका डेप्रिसिएशन, अरे जो भाड़े पे लिया उसका डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा, वो जिसका है वो करे, इनका तो भाड़े पे है ना, वो उसका डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को सबसे पहले पढ़ना है। मैंने क्या बोला था चालू होने के पहले, आधे से ज्यादा फर्म बैंक ऑडिट पे टिकी होती है। लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप 7-8 साल आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका कम से कम अकोला लेवल पे 15 लाख का बैंक से इनकम होता है, मिनिमम 15, ऊपर का 15 आप आईटीआर भरो, आप जीएसटी भरो, आप ये करो वो करो। अगर आप में पेशेंस है तो सीए प्रैक्टिस इज वेरी रिवॉर्डिंग, लेकिन पेशेंस चाहिए। पहले 5 साल समझो जीरो अमाउंट आएगा घर से लगे, लेकिन 6वें साल से पैसा आएगा। ठीक है, आगे लीगल एक्सपेंस मतलब कोई लॉयर वॉयर को पैसे दिए तो आगे 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 मार्केटिंग एक्सपेंस। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट अलग होता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब स्पॉन्सरशिप वगैरह करना, मार्केटिंग मतलब इनके एम्प्लॉय घूमते हैं, घूम घूम को कमीशन मिलता है कि तू जितना इंश्योरेंस लाएगा उस पर दो कमीशन, तो ये सब तेरा मार्केटिंग होता है। ठीक है, अभी पढ़ो प्रोविजन कंटीजेंसी। पढ़ाना अपन ने 15, 25, 40, 15 फॉर सबस्टैंडर्ड, उसमें कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बाइफरकेशन नहीं है। 25 मतलब D1 सिक्योर्ड वाले और D2 40% सिक्योर्ड वाले, फिर D3 से तो 100 है। आगे हमने पढ़ा AS22। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस पढ़ते, DTA मत बोलो, पूरा टैक्स एक्सपेंस रहता, वो बाद में पेमेंट होता उसका। करंट टैक्स भी पहले प्रोविजन बनता है,
प्रोविजन से आप पेमेंट करते हो, ठीक है। आगे ये आप लोगों ने पढ़ा है, प्री वालों ने, AS 20 इम्पेयरमेंट वगैरह करते हैं अपन। आगे कंटीजेंसी AS 29, कंटीजेंट लाइबिलिटी AS 5 में भी देखा अपन ने, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, कंटीजेंसी बनानी, वो सब हो गया डन। ये सब फालतू चीज है, इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पूछे उन्होंने, बताओ बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या रहेंगे, ठीक है। ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, जो मेरे नजरों में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर आपको भर भर के क्वेश्चन दिखेंगे, क्या पता क्या है इनका दिमाग, ठीक है। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर, अभी ये जो खर्चे हैं इनका ऑडिट होगा। हमने ऊपर पढ़ दी इनकम क्या क्या है, फिर उसका ऑडिट अपन लेकर ऑडिटर्स कंसर्न, RBI का रूल, मटेरियलिटी, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, नेगोशिएशन, ठीक है। अभी ये हो गया एक्सपेंस, ठीक है। पढ़ यथार्थ। In carrying out an audit of interest expense, the auditor is primarily concerned with assessing the overall आराम से भाई, आराम से पढ़, कोई घाई नहीं। reasonableness of the amount of interest expense by analysis of रेशियो, बस रुको यहीं पे, यहीं पे रुको, बस 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 भैया एक सेकंड, आराम। तू कहाँ से पढ़ रहा भाई, तो लाइन ऐसे ऐसे पढ़, आराम से पढ़, ठीक है। अभी सबसे पहले ऑडिट अप्रोच, सबसे पहली बात होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस की, पहला कॉलम। तो बोलता है इंटरेस्ट एक्सपेंस करते वक्त ऑडिटर को प्राइमरली इससे कंसर्न है कि वो ओवरऑल रीजनेबलनेस देखे इंटरेस्ट एक्सपेंस के खर्चे की अमाउंट की। सर मतलब देखो सिंपल है, तू एक एक इंटरेस्ट चेक कर सकता क्या, एक बैंक का नहीं कर सकता ना। तो वो बोलता है कि तू उसमें अप्लाई कर एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब तू रीजनेबलनेस दे कि सर पिछले साल टोटल जो बैंक ने लोन लिया था, लोन बोलो डिवेंचर कुछ भी बैंक ने अगर लिया था जिससे बैंक को इंटरेस्ट देना है, अरे डिपॉजिट, पिछले साल की जो FD की अमाउंट थी वो थी से फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की FD थी जो बैंक ने लोगों से ली थी, मतलब बैंक को उस पर ब्याज पे करना है, और एवरेज रेट 7% है। तो 1000 करोड़ का 7% कितना होता है, 700 करोड़ शायद, नहीं 70 करोड़, 70 करोड़ होता है, ठीक है। अभी इस साल भी 1000 करोड़ की FD है और एवरेज परसेंटेज 7% है, 70 करोड़ होना चाहिए, वो दिख रहा है 140 करोड़। रीजनेबल है क्या, तो आपको ऐसा रीजनेबलनेस टेस्ट करनी है कि जो इंटरेस्ट का खर्चा है क्या वो रीजनेबल है, और वो कैसे करोगे, अप्लाई करेंगे रेशियो। रेशियो मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय FD, आ गया रेशियो, ठीक है। पढ़ो आगे। of interest paid on different types of deposits and borrowing to the average quantum of the respective liabilities during the year. है ना, आपके पास में अलग अलग लाइबिलिटीज है, अलग अलग लाइबिलिटी के अलग अलग परसेंटेज होंगे, तो आप निकाल लो एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट, और वो हिसाब से देखो कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस PNL में आया है क्या वो बराबर है या नहीं। तो ये होता है रीजनेबलनेस टेस्ट। क्या होता है, आप एक एक इंटरेस्ट चेक कर रहे क्या, नहीं, लर्न करो। हो गया, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, असेसिंग ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। दूसरा पढ़ो सृष्टि। हर क्वार्टर के एंड में कौन से तरीके का डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, ये इंफॉर्मेशन ऑडिटर को बैंक से लेनी चाहिए। आगे और इससे उसको क्या मिलेगा, एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक ने अगर ऑडिटर को दिया कि हमारे 4 तरह की FD आउटस्टैंडिंग है, हजार 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 करोड़ की, एक 7% की, एक 8 की, एक 9 की, एक 10 की, निकाल लो वेटेड एवरेज, 1000 × 7, 1000 × 8, 1000 × 9, 1000 × 10 डिवाइड बाय 4000। अब ये अप्लाई करो टोटल FD के अमाउंट को, उससे आएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, वो देख लो PNL में उसके आसपास होना चाहिए, सिंपल है। आगे
है ना। इसको कैसे कंपेयर करेंगे अपन, एक्चुअल आपने क्या रेट से इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो ये सब आपका मैच होना चाहिए। आपको समझ में आया। पहले इसमें अपन क्या देख रहे हैं, ओवरऑल रीजनेबलनेस देख रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की रेशियो को एनालाइज करके। दूसरे में अपन क्या देख रहे हैं, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, बैंक से ऑप्टिंग करेंगे कि आपके क्वार्टर एंड पे क्या क्या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है और उसका क्या क्या ब्याज है, और फिर आप वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल। कोई डाउट। तीसरा पढ़ो सृष्टि। आपको इस साल के इंटरेस्ट को पिछले साल के फिगर से मैच करना है, और अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो आपको एनालाइज करना है कि हो सकता है कि उस पिछले साल एफडी ज्यादा होगी, इस साल कम होगी। अगर जस्टिफाइड है तो ठीक है, लेकिन वो वेरिएशन अनजस्टिफाइड है, देन आपको अपने आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आगे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, उस हिसाब से अपने रिपोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, ये तीनों पॉइंट फटाफट ऐसे डब्ल्यू करो। ये क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट वाला, कि कैसे आप ऑडिट करोगे खर्चा वाला, कैसे आप ऑडिट करोगे खर्चों के। लिख लिया। अब आ जाओ लास्ट पार्ट एक्सपेंस का। ऑडिटर को टेस्ट चेक बेसिस पे देखना है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बराबर है क्या। क्या बराबर है, क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट नमी? Interest has been provided on all deposits up to the date of balance sheet. करेक्ट है, ये उसको देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट डेट तक जितने भी डिपॉजिट्स थे उन सब पे बराबर इंटरेस्ट प्रोवाइड हुआ है, कोई डिपॉजिट छूट तो नहीं गया है। प्रोवाइड होना मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। आगे Interest rates are in accordance with the bank's internal regulation, the RBI directive. जो एफडी के ऊपर का ब्याज बैंक दे रही है वो बैंक के इंटरनल डायरेक्शन के हिसाब से बराबर है, और आरबीआई डायरेक्टिव्स के हिसाब से भी बराबर है। आपको पता है आरबीआई का अपर कैप है कि आप इसके ऊपर एफडी के ऊपर ब्याज नहीं दे सकते, और एक लोअर कैप भी है कि इससे कम भी आप ब्याज नहीं दे सकते। तो आपको उसके दायरे में रहना है, ये काम ऑडिटर का है देखने का, ठीक है। Interest on saving accounts are in accordance with the rules framed by the bank or RBI है ना, in this year. सेविंग अकाउंट में बैंक के अलग रूल्स होते हैं, आरबीआई के अलग होते हैं, और एफडी के लिए अलग रूल होते हैं। आपने देखा ना, एफडी का ब्याज ज्यादा होता है, सेविंग का ब्याज कितना 2-3% होता है मैक्सिमम। आगे Interest on inter-branch balances has been provided at the rates prescribed by the head office or RBI. है ना,
और इंटर ब्रांच बैलेंसेस मतलब क्या है कि अगर मान लो मुंबई ब्रांच ने नागपुर को दिया, नागपुर ब्रांच ने अकोला को दिया, तो ये फुकट में नहीं देते, ये भी आपस में इंटर ब्रांच ये लोग लेते हैं पैसे, ब्याज कमाते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा सर ये तो सब तो एक ही है, हाँ है, लेकिन क्या है, ब्रांच ब्रांच के ना खुद के परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनते हैं कि वो मैनेजर ने कैसा परफॉर्म किया, वो ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया। आपको पता है अकोला की जो एयू बैंक है, दिस इज हाईएस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन एंटायर विदर्भ, सरपासिंग नागपुर ऑल्सो। इतनी भयानक है अकोला की एयू बैंक, जबरदस्त। ठीक है, तो दिस ब्रांच इज वेरी गुड। ठीक है, नेशनल ब्रांच अवार्ड मिला उनको। ठीक है, सो इंटर ब्रांच बैलेंसेस की भी क्या ब्याज पे ट्रांजेक्शन होंगे, ये बैंक के खुद के भी नियम होते हैं, और इसमें आरबीआई भी कुछ नियम बताती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस, तो ये चार चीजें आपको इंटरेस्ट के लिए देखना है, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो आप यहाँ पे देख ही रहना। क्या कि यहाँ पे क्या क्या देखा अपन ने, सबसे पहले अपन ने देखा रीजनेबलनेस। ठीक है, वो अपन कैसे देखेंगे, रेशियो एनालिसिस से देखेंगे। दूसरा हमने क्या बोला, एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालो। कैसे निकालोगे, बैंक से लो कि तुम्हारी कितनी कितनी डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, उसको कंपेयर करो एक्चुअल इंटरेस्ट के रेट से। और तीसरा, पिछले साल की क्या आपने क्या इंटरेस्ट पे किया था, उसको आप इस साल से कंपेयर करो, देखो कोई ह्यूज वेरिएशन है क्या, है तो वो जस्टिफाइड है। कोई डाउट? कंफर्म? ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ये चार चीजें चेक करो कि आपने बैलेंस शीट डेट तक पूरा इंटरेस्ट दिया है, आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक के इंटरनल जो डायरेक्शन है, आरबीआई के डायरेक्शन उसके हिसाब से है, आप सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो बैंक के डायरेक्शन और आरबीआई के हिसाब से है। और चौथा, अगर आप इंटर ब्रांच कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो बैंक के डायरेक्शन या आरबीआई के हिसाब से। क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, प्लीज अभी के अभी लर्न करो, मैं ये टाइम आपको लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, आप लर्न करो। टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, करो लर्न, मैं पूछूंगा। हो गया? ठीक है, अब आ जाओ आखिरी पार्ट, लर्न हो गया? ठीक है, चलो पढ़ो अथर्व, आखिरी पार्ट पढ़ो। For audit of provisions and contingencies, the auditor should ensure that compliances for various regulatory requirements for provisioning as contained in various circulars have been fulfilled.
मतलब आप क्या देख रहे हो, प्रोविजंस कंटिजेंसीज, बैंक्स के होते हैं ना प्रोविजंस कंटिजेंसीज, कोई केस चालू है, कुछ चालू है। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रोविजनिंग के है, मतलब आपका एनपीए के नॉर्म्स है 15, 25, 40, ठीक है, जो आपके AS29 की गाइडलाइंस है, वो सब आपने बराबर फुलफिल करे हैं या नहीं करे, पहले चीज तो आपको वही देखना है, तो आप अंडरलाइन करो। various regulatory requirements for provisioning have been fulfilled, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड पढ़, obtain an understanding as to how the bank computes provision on standard assets and non-performing assets. है ना, एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि बैंक कैसे प्रोविजन कंप्यूट करती है स्टैंडर्ड एसेट्स पे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे। स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजन कंप्यूट करती ही नहीं होंगी बैंक, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, सिर्फ काय पे करती होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे। आगे Obtain the detailed breakup of standard loans, non-performing loans, and agree the outstanding balances with the general ledger. है ना, एक डिटेल ब्रेकअप लो स्टैंडर्ड लोन्स का, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का, एंड एग्री करो उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस विद जनरल लेजर। जो बैलेंस शीट का आपको उन्होंने ब्रेकअप दे दिया, अब उनके लेजर अकाउंट ओपन करके आप देखो कि बैलेंस शीट का ब्रेकअप और लेजर अकाउंट की टैली मैच कर रही है, ठीक है। पहला क्या है सर, वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे है क्या प्रोविजन को लेके। दूसरा सर, एनपीए को लेके सबस्टैंडर्ड एसेट्स को लेके बराबर प्रोविजन चार्ज किया है क्या। तीसरा कि सर ब्रेकअप ले लो कि कितने लोन्स बैंक के स्टैंडर्ड है, कितने बैंक के लोन जो हुए एनपीए में है, उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस उनके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट से टैली, ठीक है। तीसरा पढ़ो उसके बाद का, Obtain the tax provision computation from the bank management and verify the nature of items debited and credited to profit and loss account. राइट। टैक्स का प्रोविजन बनाया होगा बैंक ने, तो उसको बोलते अपन अपने ने AS22 में निकाला ना टैक्सेबल इनकम, तो वो अलग निकलती है, तो वो कंप्यूटेशन बैंक से ले लो कि टैक्स का प्रोविजन बैंक ने कैसे कैलकुलेट किया है। कोई डाउट है क्या। सो ऑब्टेन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन फ्रॉम बैंक्स मैनेजमेंट एंड वेरीफाई कि क्या आपने डेबिट किया और क्या क्रेडिट किया है, तो आपको पता चलेगा कि वो टैक्सेबल इनकम में अलाउड है या नहीं है। आगे लास्ट पॉइंट, Examine the other provisions for expenses. और दूसरे कोई भी प्रोविजन अगर आपने एक्सपेंसेस के करे हैं तो उसको आपको करना है सेक्शन, ठीक है। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस का ऑडिट करते वक्त आप क्या क्या चीज चेक करोगे, वो मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस का बताओ देवांशी, इंटरेस्ट एक्सपेंस का ऑडिट करना है स्टैंडर्ड। परफेक्ट, ठीक है, कुडोस, सही बोला उसने। दूसरा बैंक से लेंगे कि क्वार्टर एंड पे क्या क्या डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है और उनका वेटेड एवरेज रेट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वेटेड एवरेज रेट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको करंट ईयर से टैली करेंगे और देखेंगे इफ देयर आर ह्यूज वेरिएशंस। अब चौथा था कि आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लिए, उसके अलावा आप क्या क्या चीज देखने वाले हो, बोलो, बैठ जाओ, बोल गौरंग। पर जो इंटरेस्ट डेबिट में चार चीजें देखनी पड़ेगी। पहला जो आपके डिपॉजिट का बैलेंस शीट होगा अप टू डेट है, इंटरेस्ट और डिपॉजिट है वो आरबीआई गाइडलाइंस में अपने हेड ऑफिस से नहीं, अप टू डेट नहीं, आपने जितने भी आपके डिपॉजिट थे आपने सब पे ब्याज पे करा है। दूसरा पे इंटरेस्ट और डिपॉजिट जो बैंक पे कर रहा है वो आपने हेड ऑफिस से आरबीआई गाइडलाइंस एग्जैक्टली। तीसरा इंटरेस्ट और इंटर ब्रांच में भी ये डायरेक्शन। चौथा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, ठीक है, बैठ जाओ। अब प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, आखिरी पॉइंट तो नॉर्मल है। एक पॉइंट टैक्स प्रोविजन का है, एक पॉइंट नॉर्मल सारे प्रोविजन का है, एक पॉइंट है एनपीए को लेके कि एनपीए के हिसाब से बराबर प्रोविजनिंग हुई है क्या, एक पॉइंट है सब स्टैंडर्ड और एनपीए एसेट्स का प्रोविजनिंग बराबर हुआ है क्या। देखो, एक आपका टैक्स प्रोविजन का पॉइंट हो गया कि बैंक से पूरा कंप्यूटेशन ले लो, एक आपका हो गया अदर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस का पॉइंट, एक आप बोलते हो डिटेल ब्रेकअप चाहिए हमको स्टैंडर्ड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस और हम जनरल से टैली करेंगे। एक हम बोलते हैं ये एनपीए का प्रोविजन बराबर हुआ है क्या एज पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोविजन है, ये एनपीए का प्रोविजन है। पहला पॉइंट है नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजनल, ठीक है। ये है अदर प्रोविजन, ये है एनपीए का प्रोविजन,
ये है एनपीए के लोन्स का बाइफर्केशन, ये है टैक्स का प्रोविजन। समझा? वापस से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, लर्न करो। ड्राइंग पावर पे आ जाओ। मैंने आपको बताया था सैंक्शन लिमिट हर बार फिक्स होती है, लेकिन एवरी क्वार्टर स्टॉक का लेवल चेंज होता रहेगा। जब हमने सैंक्शन किया था तब 10,000 टन का स्टॉक था। एवरी क्वार्टर स्टॉक का लेवल चेंज होता है, आइडियली चेंज नहीं होना चाहिए। आइडियली हमने क्या बोला है, तेरे को लेवल मैच करना है, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में होता होगा क्या? इसके लिए कंसेप्ट आया ड्राइंग पावर का। जो तेरा क्वार्टर एंड पे स्टॉक रहेगा उस हिसाब से तेरी ड्राइंग पावर जो है वो होगी शफल। कर लगा? ठीक है, अब सुनो, ये हो गया सैंक्शन लिमिट फिक्स्ड, ये हो गई ड्राइंग लिमिट पावर वेरिएबल। अभी ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होता है वो समझो, बहुत ही सिंपल। आप जो ओडी या सीसी दे रहे हो, मेरी तरफ देखना और समझना और जोर की बोलना। आप जो ओडी और सीसी देते हो वो आप देते हो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्लियर है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। क्या होता है? स्टॉक और क्रेडिटर आपस में मिले जुले। कौन कौन? सर कैसे? क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा, बाय स्टॉक टू, समझा? अब सब कुछ लॉजिकली समझते हैं, ठीक है? ध्यान दो, बस आखिरी के 10 मिनट बचे, ठीक है? मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ लॉजिकली समझो। अब मान लो आप बैंक वाले हो और मैं आपका क्लाइंट हूं। मैं कौन हूं? मैं क्लाइंट हूं। तो आप, मेरे को अगर लोन चाहिए, मेरे को लिमिट चाहिए, ठीक है? मैंने आपसे सैंक्शन करा, सब कुछ हो गया। अब आई क्वार्टर एंड की बात। अब आप मेरे को आइडियली लोन कितना दोगे? सर मेरे पास में मान लो स्टॉक है 100 करोड़ का, ठीक है? बाजी कुछ नहीं है, क्रेडिटर आर जीरो, डेटर आर जीरो। आप मेरे को कितना लोन, कितना ड्राइंग पावर दोगे? 100 लाख, 100 करोड़, एक लगभग लगभग कितना दोगे? क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टॉक कितना है। क्लियर है? ऐसे ही कैलकुलेट होता होगा ना कि सर जितना आपका पावर है, जितना आपके हाथ में स्टॉक है, उतना हम आपको ड्राइंग करने को दे सकते हैं। ठीक, चलो ये बात तो किसी को डाउट है यहाँ पे? ये हो गया स्टॉक। अब मान लो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मेरे पास में 100 करोड़ का स्टॉक है और 100 करोड़ का डेटर भी है। अब आप कितना ड्राइंग पावर दोगे? 200 करोड़, क्योंकि सर बैंक के पास में कुशन है 200 करोड़ का, कि 100 करोड़ का स्टॉक भी है, 100 करोड़ का डेटर भी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ, मेरे पास 100 करोड़ का स्टॉक है, 100 करोड़ का मेरे पास डेटर है, लेकिन 50 करोड़ का मेरे पास क्रेडिटर है। आप कितना दोगे? 150 दोगे ना, ठीक है? 100 का स्टॉक, 100 का क्रेडिटर। सर 200 एलिजिबल था, लेकिन 50 का क्रेडिटर भी तो है, उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना उनको। तो नेट नेट 150 की इसकी लिमिट है, हम 150 का ड्राइंग पावर दे सकते हैं। समझ में आ गया क्या? बस ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, समझ गया? नेट वर्किंग कैपिटल, लेकिन वो नहीं बोल सकते अपन इसमें, क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का चेंज है इसमें। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में, अच्छा ये जो पार्ट है ड्राइंग पावर, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में 90% टाइम, सिर्फ 10% टाइम इससे थेरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो थेरी आपको मैं घर पे होमवर्क दूंगा,
ये आप पढ़ लेना, जिसको कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ लेना। आपको क्लास में पूछना है क्लास में, क्लास के बाद पूछना है क्लास के बाद। मेरा काम है ड्राइंग पावर सिखाना। कल मेरे नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा और मैं ड्राइंग पावर पे एक टेस्ट लूंगा छोटा सा, सिर्फ ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन पे। तो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर एकदम। 100 प्लस 100 माइनस 50। अब है ना क्या हुआ, देखो अपने अपने बाजू में लिखा इतना, ये लिख लिया, लिख लो ना फटाफट। 8 मिनट बचा है। लिखो ये सेंक्शन लिमिट लिखो फिक्स, ड्राइंग पावर लिखो वेरिएबल। जाला। अब आगे लिखो आप, डेटर लिखो 100, ब्रैकेट में लिखो 20 इन एलिजिबल, 20 इन एलिजिबल। ये क्वेश्चन में लिखा होता। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे 100 करोड़ के मेरे पास डेटर है, बैंक ने इन्वेस्टिगेशन किया, बैंक ने बोला ये 100 में से 20 तो विजय माल्या है, विजय माल्या तो डिफॉल्टिंग पार्टी है, तो हम उसको डेटर नहीं मानेंगे। तो हम आपके डेटर कितने मानेंगे? 80। ये कंसेप्ट डेटर का हो गया खत्म। स्टॉक पूरा 100 CR, क्रेडिटर कितना है? 50 CR। कितना है? 50 CR। ठीक है। अब देखो, अब अपन आईसीआई का एग्जांपल लेके इसको फाइनलाइज करते हैं। ये बनने के बाद में स्टॉक कितना था? 1000। इसमें से हम अनपेड स्टॉक लेस कर देंगे। अनपेड स्टॉक मतलब क्रेडिटर। अरे तूने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया है, अपन लेस करे थे ना अभी क्रेडिटर मेरे एग्जांपल में। इन्होंने 300 का क्रेडिटर यहाँ पे लेस कर दिया। कितना लेस किया? क्योंकि वो मेरे लिए नेगेटिव है ना। मान लो मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट ले रखा है, किसने? मैंने, मतलब कस्टमर ने क्या ले रखा है? मतलब गारंटी काइंड ऑफ चीज, वो भी काइंड ऑफ क्रेडिटर ही हुआ, वो भी लेस करो। मतलब कितना बचा नेट? 600। कितना बचा? समझा? 1000 का स्टॉक था, 300 का क्रेडिटर लेस कर दिया, 300 का लेटर ऑफ क्रेडिट लेस कर दिया। सर ये लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली अ गारंटी जो हमने किसी से ली है। इट इज काइंड ऑफ क्रेडिटर ओनली, कि अगर ये पार्टी डिफॉल्ट करेगी तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वोक हो जाएगा और तीसरी पार्टी को पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्रेडिटर ही होते हैं। क्या होते हैं? अरे मैंने प्रेम से लोन लिया तो प्रेम मेरा क्या हुआ? क्रेडिटर। मैंने प्रेम से लोन नहीं लिया, मैंने प्रेम को बोला तू मेरे बंदे किसी को गारंटी दे दे, तो भी तो मेरे को प्रेम को पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो ये 600 लेस हो गए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में सर पेड फॉर स्टॉक है 400, मतलब इतना एक्चुअली आपने पे किया है, स्टॉक के लिए पे किया है। समझा? उस पे मार्जिन कटती है 100 की। सर ये क्या है? सुनो, ये मैंने नहीं सिखाया आपको, ये समझा कि इतना पार्ट आप अगर यहां से लेस नहीं भी करो, आप यहां से लेस करो तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो क्रेडिटर का जन्म हुआ है वो स्टॉक के कारण ही हुआ है। आपको अगर बैंक आपको ड्राइंग पावर दे रही है तो बैंक आपके रियल कैश पे ड्राइंग पावर देगी ना। आपने बैंक को बोला 1000 का स्टॉक है, क्या बोला? बैंक आपको 1000 का ड्राइंग पावर दे देगी क्या? बैंक बोलेगा ये पूरा 1000 का स्टॉक तूने तेरे पैसे से लिया है क्या? बोला नहीं। बोले किससे लिया है? सर 300 मैंने बाहर वाले से लिया है, 300 की मैंने गारंटी ली है। मतलब तूने तेरा पैसा इन्वॉल्व करके सिर्फ 400 का स्टॉक लिया है? बोले हाँ सर। तो हम तेरे को ड्राइंग पावर सिर्फ 400 पे ही दे सकते। समझा? तो इसको बोलते हैं स्टॉक रिवर्किंग। क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो स्टॉक निकालना जो तूने कैश में लिया है, क्योंकि वही तेरा हक का पैसा है। अरे यार ये 1000 में 600 तो डिस्गाइज है ना, ये 600 तेरा है ही नहीं, वो तूने बाहर वालों से पैसा लेके किया है। बता कितना? 400। अब ये 400 पे सर मार्जिन क्या होता है? देख भैया, अगर बैंक ने मेरे को पूछा स्टॉक कितना है, मैंने क्या बोला? 1000 है। मेरे बैलेंस शीट पे जो स्टॉक लिख के आता है उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी एडेड है। मेरे बैलेंस शीट पे जो स्टॉक लिख के आया है, अपन करते ना फाउंडेशन में इन्वेंट्री लिखते ना, वो इन्वेंट्री में अपना प्रॉफिट मार्जिन में इंक्लूड रहता ना। तो वो बोलता है कि आप जो ये मार्जिन है, आप जो ये स्टॉक बोलते हो ड्राइंग पावर के लिए, जब क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में वो स्टॉक में बोलता है कि मार्जिन इंक्लूडेड है। क्या बोलता है? मार्जिन इंक्लूडेड है। 20% टाइम वो बोलता है मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है। अपने को नॉन इंक्लूडेबल मार्जिन चाहिए। क्या चाहिए? हमारा स्टॉक क्लीन होना चाहिए, जो बैलेंस शीट पे आता है क्लीन स्टॉक, वो अपने को चाहिए। लेकिन ड्राइंग पावर के क्वेश्चन में जब वो स्टॉक बोलते हैं
तो नॉर्मली क्या है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में कस्टमर जाके बैंक को स्टॉक विथ मार्जिन बोलता है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में वर्ल्ड का सिनेरियो है, इसके लिए वो लोग क्वेश्चन में भी उसको रेप्लिका करते हैं। आइडियली बैलेंस शीट के स्टॉक में मार्जिन नहीं होती, लेकिन कस्टमर जब बैंक को बोलता ना, तो बोलता मेरा स्टॉक इतना है, और नॉर्मली उसके स्टॉक में मार्जिन भी इंक्लूडेड होती है। मेरी अगर कपड़े की दुकान है, मेरे पास में 100 शर्ट पड़ी है, वो 100 शर्ट की एमआरपी 1000 रुपए है, मैं बैंक को क्या बोलता, मेरा ₹1,00,000 का स्टॉक है, लेकिन वो लाख का है क्या, नहीं, वो तेरे को 800 में आया था, तो वो 80,000 का स्टॉक है कॉस्ट पे। तो तेरे को तेरे स्टॉक को लाना है कॉस्ट पे। मैं वापस बोल रहा हूँ, पहले तेरा स्टॉक है रियलाइजेबल वैल्यू पे, यहाँ तक कोई डाउट? इसमें से तू पहले निकाल कि तूने कैश में कितना स्टॉक तेरा है और कितना तेरा क्रेडिटर है। जो क्रेडिटर है वो मैंने हटा दिए। अब तेरे हक का स्टॉक कितना है, 400। समझ रहा क्या दीदी, समझा क्या ये 400 कैसे आया? ठीक है, 1000 का नॉर्मल स्टॉक था सृष्टि, 300 का क्रेडिटर था, 300 के एलसी थी, मतलब 600 का स्टॉक तूने दूसरे के पैसे से खरीदा है, उसको हटा दे। तेरा कितना है, 400, उसमें से तेरी मार्जिन निकाल दे, कितना बचा, 300। ये 300 तेरे को बैंक देने को रेडी। समझा? दूसरा डेटर, टोटल डेटर कितने हैं, 1000। इन एलिजिबल मैंने बोला विजय माल्या है, जिससे पैसा आने की आशंका कुछ भी नहीं है, हटा दो। कितने बचे, 800। अरे यार, डेटर का अमाउंट जो बैलेंस शीट पे भी होता है, उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना, वो प्रॉफिट निकाल दो। कितना बचा, 480। तो 300 बचा स्टॉक का, 480 बचा डेटर का, टोटल 780। ये ड्राइंग पावर है। कोई डाउट, कोई भी डाउट, कोई डाउट है क्या, नहीं? तो ये आपका है। अब बताओ मैं आपको इसको, ये मार्जिन समझने के ना 2 तरीके होते हैं। एक जो मैंने बताया वो, ठीक है, एक पता है क्या होता है, बैंक खुद बोलता है कि तेरा जो स्टॉक आया, जो तेरा रियल स्टॉक है, उसका हम इतना परसेंटेज मार्जिन काटेंगे। सर वो क्यों काट रहे, अरे ये बैंक की सेफ्टी नेट है, ये बैंक की सेफ्टी के लिए है, कि कल अगर तेरे स्टॉक का वैल्यू गिर गया, कुछ हो गया, तो ये वो मार्जिन भी लोग समझते हैं। तो बच्चे इसको, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है, कुछ फैकल्टीज कुछ बोलती है, कुछ फैकल्टीज कुछ बोलती है, इसका कहीं भी क्लियर गाइडेंस नहीं होता है। नॉर्मली बेटर अजम्पशन इज कि हम बैंक का सेफ्टी मार्जिन है, क्या है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो पहले तू निकालने का यहां तक कितना तुमने एक्चुअली स्टॉक के लिए पे किया, यहां तक देखो, नीचे तक देखो, सबको समझ में आया? आखिरी 1 मिनट है परीक्षित, कितना है, 400। उसमें से बैंक का जो सेफ्टी नेट है वो निकाल लो, वो 20% निकाला, बता कितना, 300। ये तेरा ड्राइंग पेपर है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है टोटल डेटर 1000 है, इसमें से पहले इन एलिजिबल वाला निकाल लो, क्योंकि वो तो एलिजिबल ही नहीं है। वो हो गए 200, निकलिए कितना, 800। बैंक ने बोला डेटर पे अपन 40% की मार्जिन रखते हैं, 40% की मार्जिन निकाली, बचा कितना, 480। 300 प्लस 480, 780। ये क्वेश्चन रिवाइज करके आना। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, वो दोनों लर्न करके आना। ठीक है, इतना ही आपको करना है। ठीक है, कल मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा बैंक ऑडिट की नोट्स को लेके। ठीक है, तो वो कब कब कौन सी नोट्स मेरे को दिखानी है, कल से आपका बैंक ऑडिट का नोट्स का होमवर्क चालू होगा। ठीक है, जो मैं रोज चेक करूंगा, टेस्ट नहीं है, होमवर्क है, क्लियर है? वो मैं कल से देना चालू करूंगा, समझा? क्योंकि इसका टेस्ट होगा अगले हफ्ते। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये कल करके आना। कल इसका एक टेस्ट में एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको होमवर्क के तौर पे लूंगा, इसको ही 2 बार समझ के आना। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।